हमको फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट भी का स्पेशल पार्ट है, तो चलिए आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ बेटा, ये सब क्या चल रहा है इस नौकरानी के साथ? वो कुशमाला बेगम की बात काटते हुए गोया हुआ था। पहली बार ताबीर मेरी बीवी है, उसके अल्फाज ने माना सबके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। बस नदीम और हर्ब नहीं चूके थे, वो वाकिफ थे उसके निकाह से। जोनी की आंखों से पानी सारे बंद तोड़कर बाहर निकला था। ये तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो तुम? मनवर साहब गुस्से से तिलमिला उठे थे। मेरा पोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। पीछे से रोबदार लहजे पर सब ठटके थे। शहनशाह काजमी लॉन्च में दाखिल हुए थे। मनवर साहब की पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभरी थी, जबकि आगा साहब कुछ दिल्ली से उन्हें गले लगा गए थे। वो शफकत से आगा साहब को कांधे से पकड़ते हुए गले लगा चुके थे। घर की सभी औरतों ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया था। ताबीर घबराती हुई उनका हाथ दबा गई थी, जिस पर उसने धीरे से उसका हाथ दबा कर उसे तसल्ली दी थी। मैं मरजान और ज़ारा के निकाह से वाकिफ हूँ, ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है, वो सर्द बारी आवाज में कहते हुए सबके सर पर बिल्ली गिरा चुके थे। जबकि लफ्ज ज़ारा पार ताबीर ने अनजान नजरों से मरजान को घूरा था। ज़ारा नाम सुनकर सब हैरानी से दूसरे को देख गए थे, जबकि मनवर साहब के हाथ ठंडे पड़ गए थे उसका नाम सुनकर। वो हाली घुन पड़कर हलकतार करते हुए कचमला बेगम के जन्म देख के गए थे, जो नफी में सर हिलाते हुए कोई इशारा कर गई थी। मरजान और ज़ारा का निकाह मैं बचपन में ही तय कर चुका था, इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। उस सोफे पर बैठते हुए मनवर साहब की तरफ इशारा कर गए थे, जो किसी बुत की तरह हिलने के काबिल नहीं लग रहे थे। फिर किसकी इतनी जरूरत हुई कि मेरे फैसले के खिलाफ जाकर मरजान और जुनैरा बीबी की शादी का फैसला किया गया? वो कराहत लहजे में कहते हुए सबको नजर झुकाने पर मजबूर कर गए थे। जुनैरा गुस्से से आगे बढ़ी थी, जबकि आफरीन बेगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका था। वह शहनशाह काज़मी के गुस्से से वाकिफ जो थी। बाबा साईं, पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं चाहता था कि मरजान माजी बुलाकर आगे बढ़े, और इसीलिए ज़ारा उसका माजी नहीं, वो जिंदा सलामत है, उसके साथ है। अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर क्या करो, दो टोक लहजे में कहते हुए मनवर साहब की बोलती बंद कर चुके थे। घर में शादी की जो तकरीब थी वो वक्त के मुताबिक ही होगी। निकाह के वक्त पर निकाह करवाया जाएगा। कल वलीमे की तकरीब में पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि कासमी खानदान के चश्मो चिराग हमारे बेटों की शादी की तकरीब की शान शौकत कैसे रोनमाई होगी। वो हुक्म देकर उठे थे। और बचपन में हमने हड़प शाह और जुनैरा बीबी का रिश्ता तय किया था। इस बात को ज़हन में रखते हुए आज निकाह के वक्त पर इन दोनों का निकाह करवाया जाएगा, और ये हमारा शहनशाह काज़मी का आखिरी फैसला है। वो इतना कहकर अपने कमरे की जानिब चल गए थे। सबको मानो सांप सूख गया था। क्या क्या कर गए हैं दद्दू डैड? सब जुनैरा के चीन्हे पर उसकी तरफ जो हुए थे। मनवर साहब ने उसे चुप करवाने के लिए गले लगाया, मगर वो गुस्से से उन्हें पीछे धक्का दे चुकी थी। उनकी बनी हुई वो मरजान के सामने आई थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धोखा देने की? अरे मुझ पर इस नौकरानी को तरजीह कैसे दे सकती हो तुम मरजान काज़मी? उसके सामने आते हुए टूटे लहजे में बोली। ये सब आपके डैड और माम की वजह से हुआ है। पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां से शुरू हुई। कश्माला बेगम की तरफ इशारा करते हुए संजीदगी से बोला था, जो दिल पर हाथ रखते हुए नामे सर हिला गए थे। शादी नहीं, सौदा हो रहा था। मोहब्बत के नाम पर सौदे से की गई शादी मंजूर होती है आपको? वो गंभीर लहजे में कहकर उसका दिल तोड़ गया था। वो सुर आंखों से कचमला बेगम की तरफ और मनवर साहब की तरफ देखी थी। क्यों? उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि उन्होंने मरजान की शादी के लिए कैसे मनाया था। मैं ये ड्रामा नहीं करना चाहता था, मगर मुझे फोर्स उन्होंने किया। अपने जवाब अपनी माँ से और अपने डैड से तलब करे। और आखिरी बार कह रहा हूँ, ताबीर मेरी बीवी है, और अगर किसी ने इसे इस हक से महरूम रखने की कोशिश करने की भी कोशिश की तो सबको जलाकर रख कर दूंगा। सख्त लहजे में कहता हुआ वो उसका हाथ थाम कर अपने कमरे की तरफ जा चुका था, जबकि ताबीर ने हारी नजरों से उसकी जन्म देखा था, जो पूरे घर वालों से उसकी हाथ लड़ चुका था। जुनैरा तेज कदमों के साथ हरब के कमरे की तरफ चली गई थी, क्योंकि उनका कमरा एक ही फ्लोर पर था। सबने समझा वो अपने कमरे की तरफ गई है। दरवाजे पर दस्तक देकर वो दूसरे कान से हैंड फ्री निकाल कर दरवाजा खोल चुका था। दरले से दरवाजा बंद करते हुए उसकी शर्ट का गिरबान पकड़ चुकी थी। खुश तो हो गए तुम और तुम्हारी माँ, वो रोते हुए चीही, जिस पर उसका हाथ गिरबान से निकालते हुए सद नजर से देख चुका था। मुझे नफरत हो गई है तुमसे। मेरे और मरजान के बीच आने वाले तुम हो। बचपन से तुमसे इतनी नफरत करती आई हूँ कि बता नहीं सकती। अरे मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है, उसे दिखा देते हुए चीखकर बोली थी, मगर वो संजीदगी से सब सुन रहा था। तुम खुद खुद मना करोगे इस निकाह से, याद रखना। अगर मेरा तुमसे निकाह हुआ, जान ले लूंगी अपनी। उंगली दिखाते हुए वह आंखों से उसे देख थी। ये क्या कह रही हो तुम? वो धीरे से बोला था। अनजान बन रहे हो? हाँ। उसे गिरबान से पकड़ते हुए वो जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार चुकी थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? काली सी आंखों में एक तूफान सा उठा था। उसे बाजू से पकड़ते हुए गुस्से से चलाया। दिमाग खराब भी तो है मेरा। क्यों? आहर क्यों घटिया शहस? तुम मेरे और मरजान के बीच आ गए। आई स्वेयर, अगर तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ, मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी। मुझ पर सिर्फ मरजान का हक है, सुन रही हो तुम? हकार बड़ी नजरों से उसे दिखा देकर पीछे हटा था। जस्ट आउट, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उधारा। तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं हरब शाह तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। वो चीही चलाती हुई बाहर चली गई थी। वो सत आप बढ़ते हुए सोफे की पुष्ट पर सर गिराते हुए आंखें मूंद गया। ज़ारा ज़ारा ज़ारा, लफ्ज़ ज़ारा उसके ज़हन में बुरी तरह से गूंज रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। उसे अपना
वजूद भारी होता हुआ महसूस होता हुआ सोफे के सहारे लगती वो सर पकड़ गई थी। वो जो कोट उतारकर सोफे पर रखने के लिए पीछे मुड़ा था, उसका गिरने से पहले उसे थाम चुका था। वो आधी बंद आंखों से उसका चेहरा देखती हुई बेहोश हुई थी। उसे उठाकर बेड पर लटाते हुए वो डॉक्टर का नंबर डायल करते हुए उसकी पेशानी पर हाथ रख गया था। उसका सर बहुत गर्म था, शदीद बुखार था। डॉक्टर को फौरन आने का कहकर वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए संजीदगी से उसकी जन्म देख रहा था। वो जो बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहे थे। उन्हें हमें मत लेकर जाने नहीं छोड़ दो जान, वो लदरते हुए करा गई थी, जबकि 13 साल बाद उसके लबों से अपने बचपन का नाम सुनकर उसके सूखे बंजर दिल पर जैसे बारिश की पहली बूंद गिरी थी। मैं साथ हूँ, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। उसका हाथ धीरे से दबाते हुए उसके कान में सरगोशी का झोंका था। वो लंबे सांस लेते हुए पुरसुकून हुई थी। फोन की रिंगटोन बजने पर वो बगैर नंबर देखे हुए कॉल कनेक्ट करते हुए फोन संजीदगी से कान से लगा चुका था। नका मुबारक हो डायमंड, 4 लफ्ज उसका गर्म कर चुके थे। वो लब बीचता हुआ इस मासूम वजूद को देखकर खुद को कंपोज कर गया था। मानना पड़ेगा तुम्हारी चालाकी को डायमंड, मगर अफसोस तुम मेरे सारे पत्ते नहीं देख पाए। तुम्हारे बचपन की मोहब्बत तुम्हें मिल गई, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे हासिल नहीं कर पाओगे। क्या कहना चाहते हो? धीमे लहजे में बोला था, क्योंकि उसकी कुल कायनात इस वक्त सो रही थी। हा हा हा, अरे तुम्हारी ज़ारा, बेटा तुमने सोचा नहीं कि उसे तुम याद क्यों नहीं हो? उसे घर याद क्यों नहीं है? वो अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं पहचान पाई? मर जाने से संजीदगी से सोई हुई ताबीर को देखा। पिछले 10 सालों में उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसे ऐसी दवाइयां दी गई हैं जिससे उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। वो मुट्ठी भींचते हुए बेड से उठा था, मगर वो बेहोशी में उसकी उंगली थाम गई थी, जिस पर वो मजबूरन गुस्सा पी गया था। तुमने देखा है ना, उसे पैनिक होते हुए वो एकदम बेहोश हो जाती है ना। उसे पैनिक अटैक आते हैं बेटा, और तुम्हारे वजह से पता है क्या हुआ? उसकी पास्ट मेमोरी कंप्लीटली ब्रेन से रिमूव हो गई है। दूसरी तरफ जोरदार कहकर लगाते हुए वो संजीदगी से आंखें बंद कर चुका था। और सबसे प्यारी बात, अगर तुमने उसके माजी से मतलब कुछ भी याद लाने की कोशिश की तो वही पैनिक अटैक, सदमा सह नहीं पाएगी और फौरन से मर जाएगी। उसकी हाजिल आंखों में दाही तो उभरी थी, गुस्सा और जुनून। उसका हाथ कांपा था। गेम तो अभी शुरू हुई है। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी जाने जान के अलावा और बहुत कुछ दाव पर है। वो देखता हूँ तुम किस किस नुकसान की भरपाई करते हो। कार डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। वो गुस्से से फोन को मुट्ठी में दबा गया था। वो सर पकड़ते हुए आंखें खोल गई थी। वो सब गुस्सा बुलाकर उसकी तरफ देख गया था, जिसे अपने पास बेड पर बैठा देखकर गुस्से और खौफ से बोझल हुई थी। मैं नहीं जानती ये कौन सी गेम्स आप मेरे साथ खेल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा सर, मुझे आपसे बेहद नफरत है और उसे आप मोहब्बत में नहीं बदल पाएंगे। वो आंखों में आंसू लिए उसे जज्बातों से बाबर करवा चुकी थी। मरजान काज़मी को अपने दिल में उठता हुआ दर्द बाहूबी महसूस हुआ था, मगर उसकी नफरत के लायक था। अब तक उसने बेहद जुल्म किए थे उस पर, और उसे पूरा हक था उसे नफरत करने का। साले डॉक्टर के साथ अंदर आई थी और संजीदगी से बेड से उठा था। तभी ने आखिरी बार से देखकर नजरों का रुख बदला था। उसको सख्त बुखार था। इतना बुखार कैसे हो गया? डॉक्टर ने मरजान की तरफ देखकर सवाल किया। कल रात बारिश में भीग गई थी और रात ठीक से सोई नहीं। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते संजीदगी से बता गया था, जबकि साले ने दोनों को देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंसी को रोका था। ताबी ने कोफर से उसकी तरफ देखा था, जो बगैर परवाह किए सब बोल चुका था। ये दवाइयां इस्तेमाल करें, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। वो घबराते हुए उठी थी। इंजेक्शन का नाम सुनकर साले अपनी बार हंस पड़ी थी। डॉक्टर आप मुझे दें, मैं लगा दूंगा। वो इंजेक्शन लेते हुए संजीदगी से बोला। इस बार दाबी की खौफजदा नजर डॉक्टर से मुरजान पर मुंतकिल हुई थी। जरूर। डॉक्टर ने इंजेक्शन उसके हवाले किया। साले मुस्कुराती हुई दोनों को अकेला छोड़कर डॉक्टर के पीछे चली गई थी। हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, वो गड़बड़ा कर कहती हुई कंफर्टर खुद को लपेटते हुए बोली। उस पार नजर से देखते हुए इंजेक्शन निकाल रहा था। हमने कहा हम नहीं लगवाएंगे, आपको सुनाई नहीं देता? वो घबरा कर पीछे हुई थी। उसका सर बेड के क्राउन से लगा था और मैंने कहा आप लगवाएंगी। वो धीरे से कहता हुआ उसकी हार्ट बीट बढ़ा चुका था। हमें सुई से डर लगता है। वो कुछ खोंटों पर जुबान फेरते हुए गड़बड़ा कर बोली थी। अभी उसकी तरफ बड़ा ही था कि वह फलक चीख मार चुकी थी। बेचारी आफरीन बेगम परेशानी से अंदर आई थी, मगर सामने कमरा देखकर वो मुस्कुराए बगैर ना डर सकी थी। वो आंखों पर कुचन दिए छुप रही थी और वो इंजेक्शन उठाए स्पार्ट नर्स को देख रहा था। बेटा बिल्कुल दर्द नहीं होगा। उसकी आंखों से कुछ हटाते हुए आफरीन बेगम ने नरमी से कहा। वो दांत पीसते हुए मरजान को घूर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि फौरन गायब हो जाती। आफरीन बेगम ने उसका बाजू पकड़ते हुए वो डर से आंखें बंद कर चुकी थी, मगर कुछ ही सेकंड बाद कुछ महसूस न होने पर वो आंखें खोलकर उसकी तरफ देख चुकी थी, जो इंजेक्शन लगाने के बाद हाली इंजेक्शन डस्टबिन में डाल चुका था। देखो बेटा, पता भी नहीं चलता। आफरीन बेगम ने शपथ के स्तर पर हाथ फेंका कहा। वो संजीदगी से उसे देखते हुए कमरे से जा चुका था, जिसने एक इंजेक्शन लगवाते हुए पूरा घर सर पर उठाया था। बेटा आओ, तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आज अलीसे और दाइम का निकाह है, घर पे मेहमान आएंगे। तुम बहू हो आहर इस घर की, उसके बाद आराम का लेना। आफरीन बेगम उसे जबरदस्ती लेकर गई थी, जहाँ अलीसे को प्रोफेशनल तैयार कर रही थी। हम ये शादी इसलिए करवाना चाहते थे कि तो वो तुम्हारा दामाद बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। अब वो लड़की लौट आई है, जैसे शहनशाह साहब चाहते हैं वैसा ही होने दो। उन्हें भड़क नहीं लगनी चाहिए। हमारा प्लान क्या है? वो झुली पहनते हुए अब और अपनी बेटी का क्या करूं? मन्नत साहब ने सर पकड़ते हुए कहा।
उसे मैं संभाल लूंगी, मिरर में देखते हुए मुस्कुराई थी। कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेगम की आवाज पर दोनों हैरानी से दरवाजे की जन्म देख के थे। क्या वो सब सुन चुकी थी? वो मेरी बेटी है, मैं उसे संभाल लूंगी। और जहां तक बात वडेरा साईं की है, वो बिल्कुल ठीक है गए हैं। मेरी बच्ची की शादी हड़प से ही होगी और मैंने किसा को जुबान दी थी। वो मनवर की तरफ देखते हुए बोली, जो उन्हें आंखें दिखाते हुए जरे लब कुछ बड़बड़ा गए थे। अलीजा सहेल व सहेल अहमद हक मैट 20 लाख सिक्का राजुलवत के आपको दायम आगा शाह से ये निकाह कबूल है? वो मुस्कुराते हुए सामने लगे गोल्डन पर्दे के इस पर बैठे अपने महम को देख के थी। नजर उठाकर मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख कर गया था। कबूल है, धीमे लहजे में बोली थी। दायम आगा वल्द आगा खान हक मैट 20 लाख सिक्का राजुलवत के आपको अलीजे सुहेल से ये निकाह कबूल है? वो शर्माते हुए नजरें झुका गई थी। कबूल है, वो मुस्कुराकर फौरन बोल पड़ा था, जिस पर सब मुस्कुराए थे। आहर उसे अपनी मोहब्बत मिली थी जब से उसे मालूम हुआ था कि अलीजा ही उसकी शरीक हयात है। वो किसी और लड़की के बारे में सोचने से भी कुतराता था। लंबे इंतजार के बाद आहर उसे उसकी मंजिल नसीब हुई थी। आगा साहब मुनव्वर साहब को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। वहां दूसरी तरफ आफरीन बेगम और किसा बेगम खुशी से गले लगी थी। कशमाला बेगम के चेहरे पर भी खुशी छलक रही थी। इतना भारी लहंगा! वो लड़खड़ाती हुई सोफे से उठी थी। उसे किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। अपनी बेगम के कहने पर मगर वो बेचारी संभाल नहीं पा रही थी। हैवी ज्वेलरी और इतने एक्सपेंसिव लहंगे को अचानक से पूरे रूम की लाइट चली गई थी। वो होता नजर से पास देखते हुए बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। कौन है? जब उसे अपनी किराए पर कुछ रिंगता हुआ महसूस हुआ, वो कांपते हुए पीछे आंखें बंद कर गई थी। उसे साथी से खींच कर किसी ने दीवार से लगाया था। उससे पहले कि वो चीखती, उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मुहालिफ ने उसकी चीख को गले में ही दफन कर दिया था। वो किसी पिंजरे में बंद चींटिया की तरह फुरफुराई थी, मगर वो करना क्या चाहता था? उसके क्लाई को सच्ची से मरोड़ा गया था, जिस पर वो बेबसी से सिसकी थी। शहनशाह काजमी ने ही मीडिया को अनाउंसमेंट के लिए बुलवाया था। मुनव्वर साहब और आगा साहब स्टेज पर उनके अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। वो संजीदगी से मरजान काजमी से धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। वो सब नजर से उन्हें देखते हुए हाँ में सारे हिलाकर उन्हें जवाब दे रहा था। शहनशाह काजमी अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आए। माइक ऑन होते हुए वो रोब लहजे में बोले थे, आप सबको यहाँ मदद करने का मकसद सिर्फ एक जरूरी अनाउंसमेंट है जो मैं पिछले कई महीनों से करना चाहता था, मगर सही वक्त की तलाश में था। मनोज साहब ने हैरत और अफसोस से शहनशाह काजमी को देखा था। वो इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल बेखबर थे। सभी कैमरे उन पर नस्ते थे। काजमी इंडस्ट्रीज की ब्रांचेस पूरी दुनिया में मौजूद है और एम के बेस्ट ब्रांड के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। और आज मैं काजमी इंडस्ट्री की सारी जिम्मेदारी ऑफिशियली अपने शेर मेरे जिगर के नाम करता हूँ। वो शान से उठता हुआ अपनी जगह से मुनव्वर साहब ने मुट्ठी बीची थी। वो शहनशाह काजमी से पेन लेकर पेपर्स पर दस्तखत कर चुका था। सभी ने खुशी का इजहार किया था क्योंकि पूरी दुनिया उसके नाम और काम से वाकिफ थी, जिसने चंद सालों में पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया था। इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन बिजनेस मैनेजमेंट की फुर्सत में टॉप पर था। एनी क्वेश्चन सर? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सिंगल हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई है? एक सहाबी के सवाल पर मुस्कुराया था। मैं सिंगल नहीं हूँ। वो कई लड़कियों के दिल तोड़ चुका था ये कहकर। सर, रिसेंटली होने वाली वारदातों और किडनैपिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक और सहाफी बोला था, जिस पर वो संजीदगी से शहनशाह काजमी की तरफ देख चुका था। क्या एक बिजनेसमैन को सामने बोलना चाहिए? वो चालाकी से आईब्रो उचकाता हुआ उल्टा सवाल कर गया था, जिस पर शहनशाह काजमी ने उसे दाद दी थी दिल में। वो घबराई हुई लहंगा संभालते हुए सीढ़ियां उतर रही थी जब उसका पैर मुड़ा था। उसे पहले कि वो गिरती, वो अपने मजबूत बाजू में थाम गया था। वो उसे उसका कोट मुट्ठी में दबा गई थी। उसे देखकर फौरन उसका कोट छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो संजीदा हुआ था और उसका कोट छोड़ते हुए आंसू साफ करते हुए जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो संजीदगी से उसके पीछे क्या था जब वो दार से दरवाजा बंद कर चुकी थी। दरवाजा खोलें, वो नरमी से बोला था। उसकी आंखों में आंसू उसके दिल पर चोट लगा चुके थे। क्यों बार बार हमें खुद से नफरत करने पर मजबूर करते हैं आप? आहट क्यों? तो दरवाजे से पूछ लगाते हुए टूटे लहजे में बोली थी। वो नासमझी से दरवाजे को देख गया था। भला उसने अब क्या किया था? नफरत है हमें आपसे, आपके करीब आने से। क्यों हमेशा आप हमें तकलीफ देते हैं? खौफ खाते हैं हम आपसे। यू नो वट, यू आर ए बीस्ट। वो घुटनों में सर देते हुए अपने कलाई पर जम देकर करा उठी थी, जबकि वो उसके अल्फाज पर गहरी तकलीफ से गुजरा था। हमें नफरत होती है जब अब हमारे करीब आते हैं। वो दरवाजे से सर टिकाते हुए आंखें बंद कर चुका था। वो क्यों उसे इस कदर तकलीफ दे रही थी? उसे ठीक अपने पीछे दबी मुस्कुराहट के साथ एक परछाई लाउंज की तरफ बढ़ गई थी। हमें खुद से बेहद नफरत हो रही है। हर मोड़ पर आपने हमें धोखा दिया है। हम अपनी जान लेना चाहते हैं। उससे नफरत होते हुए महसूस हो रही थी उसे आज। उसकी जान लेने वाली बात पर वो बिफरे हुए शेर की तरह जुनूनी होकर दरवाजे को दाड़ मारकर तोड़ चुका था। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप? वो रोती हुई एक बार फिर अपनी क्लाई को देख गई थी, जिस पर सुर रंग का दबा नुमा जहम वाजा हुआ था। यू आर ए बीस्ट, एक बेहद घटिया इंसान जो सिर्फ फायदा उठाना जानता है। चीखा कहती हुई वो उसकी परेशानी से और गुस्से में मजीद इजाफा कर गई थी। वो पूरी शिद्दत से दरवाजे को धक्का मार कर खोलते हुए अंदर आया था। वो सहमी हुई उसे गुस्से से लाल होता हुआ देख कर दरवाजे की जानब भागी थी, जब वो साथी से उसकी लाइफ पकड़ चुका था। तुम जानती हो कि क्या कुछ कह दिया है तुमने? उसके बालों में
انگلیاں پھنساتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا تھا. اسے بے حد نزدیک دیکھ کر وہ خوف سے لرز گئی تھی. میری محبت کو کس چیز سے تشبیہ دے رہی ہو تم؟ ہاں کیا میں گھٹیا ہوں؟ اسے بے حد قریب کرتے ہوئے بتا رہا تھا. اس کی ایک ایک بات نے اسے بے حد تکلیف دی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. وہ آنکھوں میں ڈیروں آنسو لیے اس کی ویسے سے بھرپور آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس میں صاف غصہ جھلک رہا تھا. تم جانتی ہو میری عشق کی شدت کو؟ پوری زندگی تمہاری طرف میں گزارنے والے کو کس سے تشبیہ دے رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے وہ کڑک دار لہجے میں گویا ہوا تھا جس پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی. شوہر ہوں میں تمہارا، یاد رکھنا. اسے کاندھوں سے پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا. پورا حق ہے میرا، لیکن اگر میں تمہیں سپیس دے رہا ہوں، وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ صرف میرا عشق ہے، ورنہ پوری دنیا مرجان کاظمی کو اس کی مرضی کرنے سے روک نہیں سکتی. اسے کاندھوں سے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہو کر بولا. وہ خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی اسے. وہ سنجیدگی سے اسے آہی نظر دیکھ کر کوٹ سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا جبکہ وہ بیٹھتے ہوئے دل کے ساتھ آنسو صاف کر گئی تھی. مجھے یہ نکاح قبول نہیں. اس کے دو ٹوک لہجے پر سب نے حیرانگی سے اس کی جنم دیکھا تھا جو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا. ابھی تو نکاح شروع ہی ہوا تھا. دلہن بنی زنیرہ نے اسے نظروں سے سراہا تھا. آہر میرا تھپڑ رائے گاہ نہیں گیا. وہ زیر لب بڑبڑائی تھی. شہنشاہ کاظمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کو سامنے آئے تھے. وہ ادب اور خوف سے نظریں جھکا گیا تھا. چٹاخ ایک زوردار تھپڑ نے سب کو چونکا دیا تھا. آفرین بیگم اور قصہ بیگم نے اس طرح سے اس کی جنم دیکھا تھا جو گال پر ہاتھ رکھتا ہوا ابھی بھی ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا. تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ؟ وہ گرج دار لہجے میں بولے تھے. وہ لب بیچتا ہوا بس نظریں جھکا چکا تھا. تم اسی لائق ہو حرم شاہ، تم پر یہ بےعزتی سوٹ کرتی ہے. زنیرہ مسکراتے اسے دیکھ گئی تھی مگر حالات کی نزاکت کا سوچ کر وہ جلدی سے مسکراہٹ چھپا گئی تھی. آغا صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے آئے تھے. بابا سائیں اسے معاف کر دیں، بچہ ہے، غلطی میں بول بیٹھا ہوگا. یہ نکاح ضرور کرے گا، مجھے سمجھانے کا وقت دے. ہاتھ جوڑتے ہوئے التجائی لہجے میں بولے تھے. سنو لڑکے، یہ نکاح ابھی اسی وقت ہوگا. شروع کرو نکاح. اور اگر تم اس بات سے پلٹے اس گھر میں تم اور تمہاری فیملی قدم نہیں رکھے گی. قصہ بیگم نے افسردگی کے ساتھ اپنے بے بس بیٹے کو دیکھا تھا جبکہ کشمالہ بیگم منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے پورا مزہ لے رہی تھی. زنیرہ کو اپنا پلان چوپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا مگر اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہنشاہ کاظمی کے سامنے بولتی. یہ صرف حرب کر سکتا تھا. اس کی خاطر وہ خود کو برا دکھا گیا تھا مگر اس کا نام نہیں لیا تھا. آغا صاحب نے حرب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہ سرسی نظر زنیرہ پر ڈالتے ہوئے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دے چکا تھا جو نظروں سے ہی اسے سمجھا رہی تھی. وہ دکھ، درد اور نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا جبکہ زنیرہ اس کے بیٹھنے پر حقارت بھری نظر سے دیکھی تھی. کچھ دیر میں نکاح پڑھوا لیا گیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ایک دوسرے میں جڑ گئے تھے جس میں صرف نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے. آفرین بیگم اور قصہ بیگم تابی کو سب مہمانوں سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی. وہ سہمی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کب سے لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں میں بے حد محبت تھی مگر وہ تابی نہیں دیکھ پا رہی تھی. وہ صرف اس سے خوف کھاتی تھی، ڈر تھا اسے جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہ گئی تھی. مسلسل اس کی نظروں کے تپش خطبہ محسوس کر کے تابی کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ظاہر ہوئے تھے. وہ نظریں جھکاتے ہوئے اپنے دوپٹے کا کونا مٹھی میں بٹورتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ گئی تھی. اس کی حالت پر ترس کھا کر وہ مہمانوں سے کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا. سکھا سانس لیتی ہوئی وہ کچھ حد تک کمپوز ہوئی تھی. سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ گارڈن میں ٹہلنے کے لیے آیا تھا جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے دیکھ گیا تھا. سلام دادا سائیں. وعلیکم السلام میرے جگر. اکیلے گھومنے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ شہنشاہ صاحب مسکراتے ہوئے پوچھ چکے تھے اور ساتھ ہی گارڈن میں پاس پڑی چیز کی طرف اشارہ کر گئے تھے. وہ لب بیچتا ہوا سد نظر سے انہیں دیکھ کر کرسی پر بیٹھا تھا. کوئی پریشانی ہے میرے شوہر کو؟ وہ نہیں سمجھ رہی دادا سائیں، میں اور برداشت نہیں کر پاؤں گا. سد آپ بڑھتے ہوئے نظر جھکا کر بولا تھا جبکہ شہنشاہ صاحب نے پہلی بار اپنے پوتے کو یوں بے بس پایا تھا. کس حد تک جنونیت تھی اس کے عشق میں. وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کی خاطر. وقت دو اسے شیر، اس کا دل نازک ہے. عمر ہی کیا ہے اس کی، صرف 17 سال کی ہے. سمجھتے ہوئے بھی وقت لگے گا نا. اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دے کر بولے تھے. میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں دادا سائیں، یہاں چوٹ لگتی ہے مجھے. دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سد لہجے میں بولا تھا جس پر شہنشاہ کاظمی بس سنجیدگی سے اسے دیکھے تھے. اتنا جنونی وہ کب ہو گیا تھا؟ اتنا پرتعزیز وہ کب ہوا تھا؟ اتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے. میری موجودگی سے اسے نفرت ہے، وہ خود کہہ چکی ہے. میں پچھلے 13 سالوں سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہا ہوں مگر وہ ملی بھی تو ایسے وہ مجھے نہیں پہچانتی. میں اجنبی ہوں اس کے لیے. اس سازش میں ملوث ہر ایک شخص کو حساب دینا ہوگا اور میں کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. وحشتناک لہجے میں کہتا ہوا وہ شہنشاہ کاظمی کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا. وہ سارے ہلاتے ہوئے اس کی جنم دیکھ گئے تھے. تعبیر تھکی ہوئی اپنی کمرے میں آئی تھی. جلدی سے بیڈ پر لیٹتی ہوئی وہ اسے کمرے میں نہ پا کر سکون کا سانس لے گئی تھی. اس کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ ہی پرسکون رہتی تھی. واش روم کا دروازہ کھلا تھا.
दरवाजे खुलने की आवाज पर वो कर्ण खाकर उठी। वो सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था। आवाज तो आई थी, वो धीरे से कहते हुए उड़कर दरवाजे तक आई। जब उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई थी, वो पीछे मुड़ी तो होश से उसकी आंखें फैली। वो जल्दी से रुख बदल गई थी। शर्म से उसके गाल सुरख पड़े थे उसे शर्ट लेस देकर, जबकि वो उसे ऐसे घबराता देखकर सोफे से शर्ट उठाकर पहन चुका था। रुको, उसके कुछ कहने से पहले ही वो बाहर भागी थी। उस पार नजर से इस डरपोक को दे चुका था। हम नहीं रहेंगे इस कमरे में, हरगिज नहीं रहेंगे, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो बड़बड़ाती हुई शहनशाह कासमी को देखकर रुकी थी, जिसे देख चुके थे। बेटा, आप इस वक्त यहाँ? सब हैरियत है? वो शफकत से तबी के सर पर हाथ रखते हुए गोया हुआ, जिस पर उसने थोड़ा सा सुकून और हिम्मत मिली। वो हमें हमें उनके साथ नहीं रहना। उसे देखकर हिलाते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहकर वो उसका पारा हाई कर चुकी थी। वो मुट्ठी बीचते हुए बेबसी से शहनशाह साहब को देख गया था, जो उसे आंखें दिखा रहे थे। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है? शहनशाह साहब ने शफकत से दरियाफ्त किया। नहीं, हमें डर लगता है इनसे। वो मनाई थी, जबकि उसका सब्र का पैमाना लबरेज होने को था। वो आंखें सुगड़ते हुए गुड्डी से नवाज गया था, जिस पर वो और घबराहट का शिकार हुई थी। अच्छा ठीक है आफरीन बच्ची को अपने साथ ले जाओ। आफरीन बेगम जो काम मुकम्मल करके वहां से गुजर रही थी, शहनशाह साहब की बात पर बगैर कुछ बोले हाँ में साड़ी हिलाकर ताबी को साथ ले जाने लगी। कहा था उसे डराना मत। आखिर अब क्या कर दिया तुमने? शहनशाह साहब ने उसे घूरते हुए पूछा। वो सर आप बढ़ते हुए बगैर कुछ के हाली कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया था। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था इस लड़की पर। भला उसने क्या कर दिया जो वो इतना भाग रही थी उससे? बेटा, लड़ाई हो गई है आप दोनों की? अपनी बेगम ने उसे ब्लैंकेट देते हुए पूछा। वो ब्लैंकेट लेते हुए लब बीच के थी। कोई बात नहीं, मगर ऐसा नहीं किया करते, दूसरे को समझना सीखो। अपनी बेगम ने उसके सर पर बोसा देते हुए उसे समझाया, जिस पर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बेड पर लेट गई थी। दाइम कॉन्फिडेंट होकर अपने कमरे में आया था, जहां अलीज़ा दुल्हन बनी बेड पर उसका इंतजार कर रही थी। मुस्कुराहट दबाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर चुका था। वह पल्लू से चेहरा छुपाते हुए शर्माई थी। धीरे से चलता हुआ वो बेड तक आया और जल्दी से रूह बदल गई थी। इतनी शर्माहट! वो हैरान हुआ था, भला वो कब से शर्माने लगी थी। वो बेड के साइड पर बैठा ही था जब वो घबरा कर बेड से उतरी थी। रिलैक्स, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? वे हैरान हुआ था उसकी इस हरकत पर। हमें शर्म आती है, धीरे से कहते हुए वो मिरर के सामने आई थी। उफ खुदाया, ये लड़की! वो मुंह सोड़ता हुआ उठकर उसके पास गया था, मोहब्बत से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसके कंधे पर सर रख चुका था। हा हा हा, नजम का कहका पूरे कमरे में गूंजा था। वो बुखलाते हुए पीछे हटा था। वो घूंघट से मुंह निकालते हुए उसे जुबान दिखाकर चलाता हुआ लहंगा उठाकर बाहर भागा था। कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे! सारा मूड हड़ाप कर दिया। वो बदमजा होकर उसे 100 गालियां दे चुका था। वॉशरूम से निकलती हुई अलीज़े मुंह पर हाथ देकर हंसी थी, जिस पर वो शर्मिंदगी से लब बीच गया था। वो संजीदगी से कमरे में दाखिल हुआ था, जब कलीम पर अपना सामान बिखरा देखकर वो शाक होकर उसे दे चुका था, जो दुल्हन के लिबास में मलबूस थी। उसकी अलमारी से सब कुछ निकाल कर नीचे फेंक रही थी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसे बाजू से पकड़ते हुए वो साथी से बोला था, जिस पर वो नफरत से बाजू छुड़ाते हुए उसे दिक्कत दे चुकी थी। अपनी हद में रहो हरब शाह, मेरे करीब आने की एक कोशिश और मैं तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी थप्पड़ों से। उसे से कहती हुई उसे दिक्कत देकर बोली, मेरी चीजें इसी तरह नीचे फेंक कर क्या साबित करना चाहती हैं आप? वो सख्त नजर से देखते हुए बोला, आप अपने ड्रामे बंद करो। आप किसे कह रहे हो? इतनी इज्जत करते हो मेरी? फिर क्यों नकार किया मुझसे? बोलो। ये जानते हुए कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तरस आता है खुद पर। तुम जैसे शख्स ने जिसे मैंने कभी जिंदगी में देखना पसंद न करती, नकाह कैसे कर बैठी? तंजे अंदाज में कहती हुई उसके दिल पर उंगली रखकर बोली थी, जिस पर वो आंखें बंद करता हुआ पीछे हटा था। अपनी माँ से कह देना मुझसे अच्छी संस्कारी बहू बनने की उम्मीदें वाबस्ता ना रखे। दिल टूटने पर बहुत तकलीफ होती है और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता जब उम्मीदें लगाई जाए और वो पूरी ना हो। मेरी माँ को तकलीफ देने के बारे में सोचने में मत। वो कहत लहजे में बोला था। बहुत पॉसेसिव हो था वो अपनी माँ को लेकर। सो कार्ड थर्ड क्लास, तुम और तुम्हारे जज्बात, निकलो यहाँ से फौरन। उसे बाजू से पकड़ते हुए उसके कमरे से बाहर निकाल चुकी थी।